Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shom Upadhyay, student of King George's Medical University लखनऊ, सेकेंड ईयर प्रोफेशनल स्टूडेंट। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप कि आप में से जितने भी लोग मेहनत के साथ ईमानदारी से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे मार्क्स के साथ एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग सेलेक्ट हों। और आप लोगों का जो आपके माँ बाप का या फिर आपका जो सपना है एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, वो आप सभी का पूरा हो इस साल। और इसलिए हैप्पी न्यू ईयर का मतलब ये नहीं कि आप लोग जाके पार्टी करो और सेलिब्रेट करो, यही सब हैप्पी न्यू ईयर होता है। आप सभी के लिए समझो कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, वो सब बात की बात हुई, पीछे उसको छोड़ते हुए एक नई इस साल से आप लोग एक नई शुरुआत करो और डिसिप्लिन में रह के रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो अपना, ताकि अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो। आपके पास अभी भी बढ़िया मौका है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। तो टाइम को अब से बिना वेस्ट किए और ईमानदारी के साथ लग जाओ। एक नया साल है और एक नई स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करो। ऐसे सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलने वाला, आज का जो कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है। तो आप लोगों के साथ आपको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और डेली जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आप सिलेबस पता करो कि आपका सिलेबस है क्या, आपको एग्जैक्ट पढ़ना क्या है। सिर्फ ये नहीं कि बस आपको पीसीबी और जो भी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर जीके इंग्लिश पढ़ना है। आप अपना पूरा सिलेबस पहले एक कॉपी पेन लो, उस पर पूरा सिलेबस नोट डाउन करो और सिलेबस के हिसाब से आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे और एक डेडिकेशन के साथ रेगुलरिटी मेन चीज़ होता है किसी भी कंपटीशन को बीट करने का, उसमें सेलेक्ट होने का। एक जो सबसे मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, इट्स ऑल कम्स अबाउट माय एक्सपीरियंस। ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब तक आप अपने स्टडी में आप डिसिप्लिन और रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करोगे, तब तक आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगे। पढ़ाई ही नहीं, कोई भी चीज़ हो जहाँ पे डिसिप्लिन और रेगुलरिटी आ जाती है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा काम हो, एक ना एक दिन हो आप सक्सेस आप होके ही रहोगे उस चीज़ में। इसलिए डिसिप्लिन और रेगुलरिटी के साथ आज से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करिए। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल अभी एक सीरीज चलने वाली है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज़ आई थिंक हम अगर 20-20 क्वेश्चन भी 20-20 भी क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये भी इनफ रहेगा, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, आप उस चीज़ को भूलते चले जाओगे। इसलिए एक दिन में 20-20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। जो भी 4-5 वीडियोस की आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा छोटा वीडियो होगा तो देखने में भी आपको आसानी होगी और क्वेश्चन भी करने में आपको अच्छा लगेगा। तो अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसमें बोल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको उन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शंस को टिक करना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि गिव्स ए मैसेज टू द बॉडी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम मैसेज देना नहीं होता है, वो जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, न्यूरल कंडक्शन होता है, उनका काम होता है हार्मोन्स का। तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। हेल्प टू बर्न फूड, नहीं, ये भी उतना एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं अच्छा लग रहा है, अप्रोप्रिएट। एंड अगले क्वेश्चन अगले ऑप्शन पे देखते हैं। बोला मेक द फूड इनटू सिंपल फॉर्म एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन सही होगा, मेक द फूड इनटू सिंपल फॉर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिफिनेशन ही होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स हम फूड खाते हैं उसको सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि स्लाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन है फैट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फाइबर्स एंड डी है स्टार्च। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? स्टार्च जो होता है, स्टार्च का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में ही वो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। आप कंप्लीट फूड किसको कहोगे? तो पहला ऑप्शन है सीरियल्स को, बी है मिल्क, सी है वेजिटेबल एंड डी है चपाती। तो हम लोग कंप्लीट फूड किसको बोलते हैं? मिल्क को बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीनेट के एग्जाम में, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होता है। मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे वीडियोज ऐसे लोग करा रहे हैं, मतलब बहुत
ऐसे नीट के लेवल के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं आता है सीनेट के एग्ज़ाम में। सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स होता है ज़्यादा। आप मॉडरेट कुछ क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यहीं से ही, यहाँ से भी वीडियो भी देखो, और आपके पास जो बुक है वहाँ से प्रैक्टिस करो। कोई बहुत ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। इनमें से नीचे कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सेक्रेट नहीं करता है। तो पहला क्या है, ईसोफेगस, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी है लीवर एंड डी है स्टमक। तो फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का देखो ईसोफेगस जो है कोई ये मतलब ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो ईसोफेगस मतलब हाँ ऑर्गन कह सकते हो, बट जो ये मतलब ईसोफेगस होता है एक, इसका काम होता है बस जो फूड होता है, जब फूड खाते हो उसको पास आउट करना, ठीक है। तो इसमें जो चढ़ने, इसमें आपने सुना होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है ईसोफेगस में ही होती है। तो इसका काम होता है बस फूड को पास करना, ना कि कोई किसी डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करना। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, ये सब जो है ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका सेक्रेशन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ पे। इसमें बोला है गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इसमें बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, बाइकार्बोनेट्स, सुक्रोज, लिपिड्स एंड सुक्रोज। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही है, फिफ्थ का जो होता है पहला हो गया HCl एंड पेप्सिन। जो है पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो HCl होता है, HCl भी जो होता है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl जो होता है वो जो पेप्सिनोजन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ताकि प्रोटीन का जो डाइजेशन हो सके वो अच्छे से हो सके। अब उसके बाद सिक्स ऑप्शन में देख रहे हैं, इसमें बोला है कि राम वॉन्ट्स टू बाइट इनटू एन एप्पल, विच टाइप ऑफ टीथ विल वी यूज। राम जो है, राम सेब को काटना चाहता है, तो कौन सा उसका टीथ जो है यूज करेगा वो अपना, ठीक है। तो बाइटिंग के लिए देखो जो टीथ होता है क्या होता है, इंसीजर होता है। इंसीजर होता है जो चीज़ों को काटने के लिए, ठीक है। आगे जो जो इंसीजर आपके होते हैं इनका काम ही होता है किसी चीज़ को काटना, ठीक है, उसको फाड़ना। तो इंसीजर क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सिक्स का फर्स्ट होगा इंसीजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज। आपके ये भी आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है किसी एग्जाम में, नर्सिंग के एग्जाम में आया, बट आ चुका है मेरे को वैसे मतलब ध्यान है कहीं। तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज क्या है, डेंटाइन, इनेमल, केराटिन एंड काइटिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इनेमल जो होता है, इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप आ भी सकता है, पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको कोई बहुत ज़्यादा अगर आप इधर उधर भटकोगे तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। इसलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मतलब सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता है कि वो बहुत, उनका कहीं फिक्स ही नहीं होता है उनको करना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। आप एक ही बुक को अच्छे से, ठीक है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है अगर आप एक बुक एक बार ही एक आपको, ठीक है, बहुत सारे बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक 10 बार पढ़ो, ठीक है, ना कि 10 बुक को पढ़ो आप एक बार। अगर आप एक बुक को अच्छे से 10 बार पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन अच्छा से हो जाएगा। जो 10 बुक्स को पढ़ने वाला है उसका नहीं होने वाला है फिर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। जो मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे होता है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस। तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन सही है, आठवें का बी ऑप्शन जो है सही है। नवे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सा जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो लैक्टोज, हीमोग्लोबिन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, 9 का बी होगा, हीमो जो होता है। इसमें देखो हीम जो होता है, हीम और क्या है, ग्लोबिन। हीम जो होता है, हीम एक आयरन होता है, और ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या, हीमोग्लोबिन।
उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स विच शुड बी सप्लाइड। इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन सेल में करने के लिए किसकी सप्लाई करना चाहिए? तो फैटी एसिड्स की, एमिनो एसिड्स की, विटामिन सी की, ग्लूकोज की। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही है? 10th का डी होगा, ग्लूकोज। इसलिए जब हम गर्मी में आप देखते होंगे कि जब गर्मी में कहीं दूर से आते हैं तो हमें मतलब जब ऐसे लिथार्जिक हम फील करते हैं तो हम ग्लूकॉन डी पीते हैं। ग्लूकॉन डी इसलिए पीते हैं कि उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है डायरेक्टली उसका एब्जॉर्प्शन होता है माउथ से होना स्टार्ट हो जाता है, और वो सिंपल, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज और डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। उसके डाइजेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी जो होती है मिल जाती है ग्लूकोज से। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th में बोला है कि वाइल कुकिंग फूड द कंपाउंड लॉस्ट टू द मैक्सिमम आर। ठीक है, जब हम फूड को जो है कुक करते हैं तो किसका हम मैक्सिमम लॉस हो जाता है? तो देखते हैं ऑप्शंस, वाइटमिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो 11th का कौन सा है? 11th का फर्स्ट होगा, जो वाइटमिन्स होते हैं। जब हम फूड्स को कुक करते हैं तो जो मैक्सिमम मतलब वाइटमिन्स होते हैं वो उनका क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट शुड बी गिवन एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम किसी एथलीट को क्या देंगे? तो प्रोटीन, वाइटमिन्स, कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ द दीज। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? 12 का क्या है? सी होगा, कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। क्योंकि प्रोटीन और वाइटमिन्स तो कोई एनर्जी का सोर्स है ही नहीं है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन देगा एनर्जी, बट इस काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको, जब तक एब्जॉर्ब होगा, फिर वो सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, फिर जाकर कहीं वो एनर्जी देगा। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या? कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। अब देखते हैं मिल्क टीथ हार। मिल्क टीथ क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि टीथ विच आर परमानेंट। सेकंड में बोला है कि विच टीथ डू नॉट ग्रो एट ऑल। थर्ड है टीथ विच ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, एंड डी है द टीथ विच आर टेम्पोररी। तो 13 का कौन सा सही है? 13 का डी ऑप्शन से होगा, द टीथ विच आर टेम्पोररी होता है। जो मिल्क टीथ होते हैं टेम्पोररी होते हैं और ये दो मतलब फिर से उगते हैं, ठीक है, फिर से ग्रो करते हैं। 14 क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो वैक्स हो गया, सेलुलोज, व्हीट फ्लोर एंड स्टार्च। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? 14 का क्या होगा? फर्स्ट होगा, वैक्स। वैक्स में जो होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। एंड 15 में बोला है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑक्सीजन को कैसे यूटिलाइज करते हैं? तो पहला ऑप्शन में बोला है कि डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। सेकंड है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। थर्ड है ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द फूड, एंड डी है बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनडायरेक्टली। तो 15 का कौन सा होगा? 15 का बी होगा, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। 16 में बोला है कि लैरिंग्स इज प्रेजेंट बिटवीन। जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, ठीक है। एक बहुत फेमस नाम है लैरिंग्स का, आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो में अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो इसको मुझे बताना आप लोग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, किसके किसके बीच में होता है? एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स, एपिग्लॉटिस एंड ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड एपिग्लॉटिस। तो जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स से किसके? एपिग्लॉटिस और ट्रैकिया के बीच में होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस और ट्रैकिया के जो बीच का रीजन होता है उसमें क्या होता है? लैरिंग्स होता है। एंड 17 में बोला है कि विच पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, ठीक है। तो किसको साउंड बॉक्स बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ये लोग याद रखना, पूछा सकता है आपके एग्जाम में। इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तो किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। 18 क्वेश्चन बोला है कि फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेस रिड्यूस्ड बाई। जो फ्रिक्शन सरफेस होता है किसके थ्रू रिड्यूस किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बोला है डबल लेयर्ड प्लूरा, सेकंड है सिंगल लेयर्ड प्लूरा, एपिग्लॉटिस अप टू ट्रैकिया, म्यूकस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स। तो इसका कौन सा 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 का फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, डबल लेयर्ड प्लूरा। जो लंग्स को मतलब जो कवर करती है उसको फ्रिक्शन से और शॉक्स एब्जॉर्बर जो होता है एक तरह से कह सकते हो प्लूरा,
एक क्या होता है, प्लेउरा होता है, एक डबल लेयर में होती है, इसमें इसके जो बीच में होता है, जैसे मान लो प्लेउरल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच में जो होता है क्या भरा होता है, प्लेउरल फ्लूइड भरा होता है। यही जो प्लेउरल फ्लूइड होता है, बाद में कभी कभी आपने देखा होगा कि सुनते हो लोगों से कि बोलते हैं उनके फेफड़े में पानी भर गया है। तो यही जब जो प्लेउरल फ्लूइड होता है, जब इसी की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है प्लेउरल मेम्ब्रेन के बीच में, इसी को बोलते हैं कि जो उनके क्या बोलते हैं, फेफड़े में पानी भर गया है। ठीक है, आपने बहुत बार ये चीज़ कॉमन सा ऐसा चीज़ें हैं सुना होगा। और तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का फर्स्ट सही होगा। अब 19 में देखते हैं, 19 में क्या है। 19 बोला है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाई। इंस्पायरेशन जो होता है किसके इनिशिएटेड होता है, तो पहला क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डायफ्राम, कंटेन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एक्सटेंशन ऑफ लंग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 19 का होगा बी होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो इंस्पिरेशन होता है वो इनिशिएट होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज के वीडियो का जो है लेक्चर का लास्ट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्या कह रहा है कि 20 क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स, जब एक्सपायरेशन होता है उस टाइम जो है डायफ्राम क्या होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, कैसा, किस शेप का बनता है, बेसिकली पूछना चाह रहा है। तो 20 का क्या होगा, सी होगा, क्या, डोम शेप। ठीक है, आप लोग डोम शेप जानते होंगे। ठीक है, डोम शेप मतलब ऐसे कुछ है ना। ठीक है, तो क्या होता है जब एक्सपायरेशन हम करते हैं तो कैसा होता है, डोम शेप का। ठीक है, हमारा जो डायफ्राम होता है। तो आज फिलहाल हम 20 क्वेश्चन करते हैं, बाकी ऐसे अभी हम 4-5 सीरीज और लेके आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि जो क्वेश्चन होगा इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। यही ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं नीट के लेवल की, क्योंकि सीनेट का एग्ज़ाम जो होता है सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।